एक ही मकसद था। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जब से हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र में हम बैठकर देखते हैं किस तरीके से टारगेटेड किलिंग का सिलसिला बढ़ रहा है, एक भय का माहौल बनाया जा रहा है। उनकी जो हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उनमें एक तरीके का एक डर है कि उनकी जो जानें हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स पुख्ता नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो आप अपने आप को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि सरकार का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पर राहुल भट्ट जी के परिवार से, रजनी बालाजी के परिवार से यहाँ पर मिलने आई हूँ और उनके साथ मैं पार्टी की तरफ से भी संवेदना व्यक्त करने आई थी और जो उनकी दिक्कतें हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं सरकार से, क्योंकि राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति यहाँ पर आए हुए हैं और राष्ट्रपति जी शायद उनका जो दौरा है वो इसको लेकर नहीं है, पर मैं उम्मीद करूँगी कि वो कुछ अखबार जम्मू के पढ़ेंगे, उनकी दर्द पीड़ा समझेंगे और जो जिम्मेदारी से निभाना चाहिए अपना कर्तव्य, उसको केंद्र सरकार उसको गंभीरता से लेगी। दुख होता है देखकर कि परिवार भी कहीं ना कहीं थोड़ा असंतुष्ट भी है कि जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट नहीं है। कुछ जगती कैंप के लोग भी आए थे मिलने, जिनको एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है कश्मीर में, उनकी बस एक ही मांग थी कि हमें जम्मू लाया जाए वापस। हमें कोई प्रमोशन का वादा नहीं अभी समझ में आ रहा है, ना ही कोई सेफ्टी सिक्योरिटी का वादा कर रहे हैं, पर सेफ्टी सिक्योरिटी जैसा माहौल ही नहीं है। जब गवर्नमेंट ऑफिसेज में आकर, बैंक में खुलेआम जाकर उनको शूट कर देते हैं, तो ये उनके मन में है और वो चाह रहे हैं कि इस मुद्दे को उठाया जाए, उनकी बातें सुनी जाएं। तो यही उम्मीद करूंगी कि इस माध्यम से मैं राजनीति ना कर हमारे भाई बहन जो यहाँ पे किसी तरीके से फील कर रहे हैं कि उनको समर्थन नहीं मिल रहा है, मैं बस उनकी आवाज़ उठाकर बस यही कहूँगी कि आप इस पर कार्रवाई करें और जल्द से जल्द उनके जो भी आपसे अपेक्षाएं हैं वो पूरी करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने महाराष्ट्र में रोज़ आवाज़ उठा रहे हैं और आप सभी को याद होगा 1990 में जब ये पलायन हुआ था, एक फोर्स्ड एक्सोडस हुआ था जहाँ पे हत्याएं हुई थी, निर्मम हत्याएं हुई थी, घरों पे कब्जा कर लिया गया था। और उस समय पर जब कश्मीरी पंडित अपने आप को बेघर महसूस कर रहे थे, तो एक ही महाराष्ट्र से आवाज़ थी, वो थी वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे जी की। आज जब 1990 में हमने उनके लिए, कश्मीरी पंडित जो वहाँ से पलायन कर महाराष्ट्र आ रहे थे, हमने उनके बच्चों के लिए माध्यम बनाए, पढ़ाई के माध्यम बनाए, सीट रिजर्व की सारे कॉलेजेस में। और जब मैं वहाँ पे जगती कैंप के लोगों से मिल रही थी, सबने कहा कि हमारी पढ़ाई महाराष्ट्र में हुई है और गर्व होता है कि हमारे साथ कोई खड़ा हुआ था। तो बस इसी जिम्मेदारी से शिवसेना भी, माननीय मुख्यमंत्री हों, माननीय आदित्य साहब ठाकरे हों, वो सभी बहुत ही प्रभावित हैं कि क्या हो रहा है और उनकी आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमने ये भी कहा है महाराष्ट्र में हर तरीके से उनके लिए दरवाजे खुले हैं, जो भी हमसे बन पाएगा हम उनके लिए करेंगे। आप सबके पास कोई सवाल हो तो मैं हेट स्पीच मामले में अनुपुर शर्मा और जिंदल साहब के बाद अब ओवैसी साहब पर भी एफआईआर दर्ज होगी, क्या करें? मैं यही कहूँगी, जो ध्रुवीकरण कर अपनी राजनीति चलाते हैं उनका पर्दाफाश सामने हो रहा है। और ए टीम हो या बी टीम हो, आज जनता जान चुकी है कि कौन किस एजेंडा पे चल रहा है। जिसका ध्रुवीकरण से फ़ायदा होता है और ध्रुवीकरण कर उनको वोट मिलते हैं, आज वो सभी उन पे किसी ना किसी तरीके का एक्सपोज हुए हैं, चाहे पूरे देश में हो, विदेश में हो। दुर्भाग्यपूर्ण इस बार ये लगता है कि हमारे 70 साल के इतिहास में, हम 75 साल बना रहे हैं आज़ादी का, कोई भी हमारी डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में कभी ऐसा घटना नहीं हुई होगी जहाँ पे 14 देश खड़े होकर हमारे सरकार से मांग कर रहे हो, क्लैरिफिकेशन मांग रहे हो, और सरकार की वजह से नहीं, देश की वजह से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं की वजह से। तो जो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं आज खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। अरेस्ट की भी मांग हो रही है? जो भी कार्रवाई होगी न्याय व्यवस्था के हिसाब से होनी चाहिए, कानून व्यवस्था के हिसाब से होनी चाहिए और उसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, फ्री और फेयर होना चाहिए। तो ये होना बहुत ज़रूरी है और लॉ एंड ऑर्डर शुड बी सुप्रीम। Two questions. Yes. One is about the Rajya Sabha elections around the corner. Once again, the resort politics is back. We have seen that all those netas are sitting in the luxury lab in 5-star hotels. You don't think this is a mockery of the democracy? Even your party is also resorting to the same. Actually, all parties.
Why all the question should be, why is it that today India's democracy and constitution is being totally throttled by those who are in positions of power? Today central agencies work at the behest of the central government. Today the richest party, not just in India, the richest political party perhaps globally, the Bharatiya Janata Party, through various methods have got amazing amount of funds, and they are trying to bypass democratic process, constitutional process. We've seen that in Gujarat, we've seen that in Arunachal Pradesh, we've seen that in Madhya Pradesh, they try to do this in Maharashtra. So why is it that every single thing where they do not even have the number of MLAs to win a seat, they push their candidates? They do it because they think that at the cost of money, and because of the money power that they have and the central agencies that they have, they can push through democratic process and constitution. And that is why the opposition is duty bound to push back such forces and to expose them for what they are. They do not have votes in Rajasthan, they do not have votes in Maharashtra to elect their candidate, but yet they put them forward. एंड देन साम दाम दंड भेद कर कर कोशिश करते हैं हर तरीके से कि हम अपने आदमियों को वहाँ पे ले आएं. तो आप प्रजातंत्र का मजाक बना रहे हो. यू विल टेल मी, जिनके घरों में ईडी डाल देते हैं, आर्म ट्विस्ट कर लेते हैं, लाइफ थ्रेट्स आ जाती हैं, साम दाम दंड भेद क्या होता है? और ये काफ़ी बार ये हमने नहीं कहा है, काफ़ी समय आपने जेपी नड्डा जी के मुंह से सुना होगा, अमित शाह जी के मुंह से सुना होगा, इनके रैलीज़ में सुना होगा. उन सबका इस्तेमाल कर कर किया जाता है. तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी समझकर इसको पुश बैक करेगी, बिकॉज दिस इज अ पुश बैक. एंड आई थिंक पीपल शुड बी आस्किंग दिस क्वेश्चन, द लार्जर क्वेश्चन अबाउट डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन आपके सारे क्वेश्चन इज अबाउट राहुल गांधी. इन फैक्ट he will be called by the enforcement director. He is going to present himself on 13th, and everybody is going to organize a protest rally so far as the Congress is concerned. You being one of the alliance partners, is Shiv Sena also going to be part of that? I am here as part of a visit to those homes which were badly affected because of targeted killings. I can do a lot of politics. I can speak about it's not the enforcement directorate, I do not call it that anymore. I call it the extended department of the Bharatiya Janata Party. Our own leaders in Maharashtra, those in the opposition are being targeted. Whether it is Sanjay Raut ji, whether it's Anil Parab ji, we are seeing how they are being targeted. So this question I can answer in any part of the country. But right now our focus and my concern as someone from Shiv Sena is of what is happening in Jammu, what is happening in Kashmir, and that is a source of concern for every single citizen of India. केंद्र सरकार जो है जम्मू कश्मीर में लोगों को सुरक्षा देने में विफल रही, आपका क्या है? आप मुझे जवाब दीजिए इसका. नहीं, आप लोग सब यहाँ पर रहते हैं, आप लोग सब देखते हैं, आप सब महसूस कर रहे हैं, आप सब लोग रोज सुन भी रहे होंगे कि किस तरीके का माहौल है. आप उनको सुरक्षा नहीं देंगे, आप उनकी सेफ्टी का वादा नहीं करेंगे, पर आप ये कहेंगे कि हम आपका पलायन नहीं होने देंगे क्योंकि हम 1990 नहीं रिपीट करना चाहते. 90% हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वापस आ चुके हैं. उनकी लिस्ट ट्रांसफ़र होता है, उनकी लिस्ट लीक हो जाती है. तो ये विफलता है या सफलता है? उसका जवाब आप लोग देंगे, जनता देगी, जम्मू की जनता देगी, कश्मीर की जनता देगी. मैम, राज्यसभा चुनावों को लेकर आपकी जो कोalition पार्टनर्स हैं सभी, क्या वो एकजुट है? हम देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कई MLAs जो हैं उनको अप्रोच किया जा रहा है. देखिए 2019 में एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था जहाँ पे प्रेसिडेंशियल नॉड लेकर एक सरकार रातों रात अर्ली मॉर्निंग चुपके चोरी सरकार बनाई थी. उसका क्या हश्र हुआ आप सबके सामने है. एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ महाराष्ट्र में कि जो दूसरे टर्म सीएम बनना चाह रहे थे वो 48 घंटे के शॉर्टेस्ट टर्म सीएम बने. फिर अटकलें लगाई गई हर मीडिया चैनल्स में कि ये सरकार चल ही नहीं पाएगी, 3 पहियों की सरकार, ये सरकार वो सरकार, आपसी मतभेद की वजह से सरकार गिर जाएगी. अब हमारे 3 साल भी हो जाएंगे और मैं तो कहती हूँ 3 साल क्या, जिस तरीके से बार बार हर रैंकिंग में, पॉपुलैरिटी रैंकिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी टॉप 5 में आ रहे हैं महाराष्ट्र से, तो आप समझ सकते हैं अगले 3 साल, ये 3 साल ही नहीं अब 30 साल सरकार रहने वाली है. ये अलायंस चलने वाला है और हमारे जो भी कैंडिडेट्स हमने खड़े किए हैं राज्यसभा में वो जीतने वाले हैं.
अच्छा, उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होगा क्योंकि हमारा साहब ठाकरे जी भी कहते थे, लेकिन अपोजिशन से दिस इज सिंपली ब्लफ, नथिंग एल्स। आप महाराष्ट्र आइए, इसका मैं आपको जवाब दूंगी। यहाँ पे आप मुझे जम्मू की लेकर बात करिए, मैं जरूर करूंगी। Any question regarding target killing of situation of Kashmir? भारतीय जनता पार्टी का आप पर लगातार आरोप है कि आप जम्मू कश्मीर की स्थिति में जो बार बार बयान दे रहे हैं, आप महज राजनीति कर रहे हैं और आपने हिंदुत्व का जो कॉज है उसको अबैंडन किया है कांग्रेस पार्टी अरे के साथ। हिंदुत्व का सर्टिफिकेट हम उन ढोंगी हिंदुत्ववादियों से नहीं लेंगे, प्लीज। बार बार मुझसे ये सवाल ना पूछा जाए कि हिंदुत्ववादी हमने छोड़ा है। क्या हिंदुत्ववादी सोच है? कल खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, दिल में राम और हाथ में काम। आप रोजगार के माध्यम बना पाए हैं? आपके दिलों में राम है, आपके दिलों में राम नहीं है। ये ढोंगी हिंदुत्ववादी का चोला पहनने वालों के लिए सिर्फ मुंह पे राम है, क्योंकि उनको लगता है उससे राजनीतिक फायदा होगा। हम उनकी 1990 में हमने उनकी आवाज़ उठाई और हम आज 2022 में उनकी आवाज़ उठाएंगे, और जब जब हमें लगेगा कि इस तरीके का गलत बर्ताव हो रहा है, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और इनसे सर्टिफिकेट तो हम लेने से रहेंगे। Any possibility that there could be a patch-up between the BJP and Shiv Sena in future? ये बार बार ये सवाल है। मैंने कहा 3 साल क्या 30 साल हमारा कोalition चलने वाला है और हम विजयी होने वाले हैं, तो बार बार अटकलें लगाना मैं मानती हूँ कि अननेसेसरी कॉन्वर्जेशन भटकाने का काम है। मैम, आपको लगता है कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ और स्टेप सरकार को उठाने चाहिए, पीएम पैकेज के अलावा भी कुछ कॉन्क्रीट? अरे पीएम पैकेज ही आप पूरा कर दीजिए। 6000 घर वादे किए थे, आज उसका 14% भी नहीं हुआ है। आपने रोजगार के माध्यम बोले थे, वो रोजगार भी नहीं मिले हैं, और जिनको रोजगार मिले हैं वो भी मनमोहन सिंह जी के टेन्योर में मिले हैं, उनको भी आप सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रहे हैं। तो कुछ तो आप दिखाइए ना। पीएम पैकेज अनाउंस करने के लिए बहुत अच्छा है। ये वैसे ही है जैसे पूरी राजनीति कश्मीर फाइल्स पे की, टैक्स फ्री कर दिया, सब कर दिया, कहा कि कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलेगा, सबको ये उनके जो चोट थी आपने फिर से उसको ताज़ा कर दिया। आपने मरहम लगाने की जगह उसको और तकलीफ में उन लोगों को डाल दिया है। उनकी बात करिए, और पीएम पैकेज को ही अगर पूरा करें सही मन से, कथनी और करनी में अंतर अपना कम करें, तो शायद कश्मीरी पंडितों का भी फायदा हो। क्या लगता है मैम, कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर बसाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है? आप उनके लोगों से मिले भी हैं, तो क्या सुजेशन है उनकी तरफ से? हमने उन्होंने क्लियरली सबसे पहले कहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर्स हुए हैं, सरकारी जॉब्स भी अब उनके लिए सेफ नहीं हैं। जब खुल्ला उनकी हत्याएं हो जाती हैं, पिस्टल किलिंग होती है। ये लोग बार बार गर्व से कहते हैं पत्थरबाजी नहीं हो रही है, पर आप ये देखिए टारगेटेड किलिंग्स कौन कर रहे हैं, जिनके रिकॉर्ड नहीं है। तो क्या जो पत्थरबाजी करते थे, क्या उनके हाथ में गन्स आ गई हैं? ये भी पूछने का मुद्दा है। तो ये सारी चीज़ें केंद्र सरकार को ध्यान देनी होंगी, और सारे ही जन एक आवाज़ में मुझे बोल रहे हैं कि हमें एक सुरक्षित माहौल नहीं दिया जा रहा है, हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमें झूठे वादे किए जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि ये लोग एक तरीके की नॉर्मलसी दिखा पाए और अपनी राजनीति करें। गवर्नमेंट कह रही है कि टेररिज्म कम हुआ है कश्मीर में, हालात सुधरे हैं। उसका जवाब आप लोग, क्योंकि यहाँ पे रहते हैं, देखते हैं, आप लोग सब समझ सकते हैं कि उसका जवाब क्या है। मैडम, आपको लगता है जो ये पत्थरबाजी की आपने बात की कि हमेशा ही कहा जाता है घटनाएं कम हुई, आपको लगता है पत्थर को वहाँ पिस्टल ने रिप्लेस किया? वही मैं कह रही हूँ, वो केंद्र सरकार को ध्यान देने की बात है कि जिनके रिकॉर्ड नहीं हैं, जिनके पहले के कोई पुलिस रिकॉर्ड्स नहीं हैं, वो लोग पाए जा रहे हैं कि उनके हाथ में पिस्टल देकर वो लोग खुल्ला कर रहे हैं, इस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, टारगेटेड किलिंग हो रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को देखना होगा कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और कहीं ये इंटेलिजेंस फेलियर, जो सही मायने में इंटेलिजेंस फेलियर ही मैं कहूँगी कि हो रहा है, जिसकी वजह से फिर से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। मैम, क्या आपको लगता है कि कश्मीर फाइल्स के बाद कश्मीर घाटी के अंदर टारगेट किलिंग्स बढ़ेंगी? आप देखिए पूरी राजनीति उस पर की, उसके बारे में बार बार मुद्दा उठाया, ध्रुवीकरण किया, ध्रुवीकरण के फायदे उठाए, और मई से ये हत्याएं शुरू हुई और अब तक ख़त्म नहीं हो रही हैं। और बार बार ये कहा जाता है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। क्या ईंट का जवाब पत्थर से देंगे? आप उनसे आकर उनको संवेदना भी नहीं प्रकट करते हैं। आज तक हमारे माननीय गृह मंत्री जो कहते हैं देश जान दे दूंगा, और वो आज कुछ घंटे निकाल कर
आप लोगों का दर्द नहीं बांट रहे हैं? ये सवाल पूछना लाजमी है। प्रियंका जी, जब 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर से, सरकार ने कहा कि हालात सुधरेंगे, नॉर्मलसी आएगी, लेकिन कल जो मेला था खीर भवानी का, बॉयकॉट किया, कश्मीरी पंडितों ने वहां नहीं गए। उन्होंने कहा कि जो 32 साल पहले की तस्वीर थी वही हमारी आंखों के सामने, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। आपको लगता है कि ऐसे हालात में यात्रा हो पाएगी? डर आपको भी लग रहा है, डर इन हालातों में? मुझे डर किसी बात का नहीं है, पर मुझे ये मानना है कि मेरे जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है जिसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर अभी गवर्नड है, उनको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि हर एक जो रिलीजियस पर्पस से विज़िट करने आ रहे हैं उनकी सुरक्षा दी जाए, कश्मीरी पंडितों की आवाज़ सुनी जाए और सही मायने में जो उनकी उनसे अपेक्षा हैं, उम्मीदें हैं, उसको सही मायने में कन्वर्ट किया जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k street।